नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नज़र, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकी कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। आज शाम से थम जाएगा देश भर में चुनावी प्रचार का शोर। 1 जून को होगा 8 राज्यों की 57 सीट पर 904 उम्मीदवारों के लिए मतदान। अंतिम चरण के चुनाव के लिए सभी दलों ने झोंकी ताकत। पीएम मोदी ने पंजाब के होशियारपुर में विशाल जनसभा को किया संबोधित। प्रधानमंत्री ने तीसरे कार्यकाल के रोड मैप की दी जानकारी। कहा अगले 5 साल में कौन से बड़े निर्णय लेने हैं, इसकी भी खींची जा चुकी है रूपरेखा। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए प्रचार तेज। राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में तो जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ की पंजाब में जनसभा। राहुल गांधी ने ओडिशा में तो प्रियंका गांधी ने हिमाचल के सोलन में संभाली कमान। यूपी में अखिलेश तो बिहार में तेजस्वी यादव की रैली। आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत। आबकारी नीति मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई पेशी। कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 6 जुलाई तक बढ़ाई। ओडिशा के पुरी में चंदन यात्रा के दौरान हादसा, पटाखों के ढेर में विस्फोट, 3 लोगों की मौत, 30 जख्मी, घायलों का इलाज जारी। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी हादसे पर जताया दुख। भीषण गर्मी के बीच जल संकट से दिल्ली के कई इलाकों में हाहाकार। टैंकरों के माध्यम से पहुंचाया जा रहा पानी, जनता के बीच आक्रोश। मंत्री आतिशी ने वजीराबाद जल शोधन संयंत्र का किया निरीक्षण। प्रचंड गर्मी की चपेट में उत्तर भारत। पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट। आज केरल में मॉनसून ने दी दस्तक। रोहन बोपन्ना और वेरोनिका की जोड़ी फ्रेंच ओपन में करेगी अपने अभियान की शुरुआत। मिश्रित युगल के पहले दौर में ऋतमिला वात्सोरी की जोड़ी से होगा सामना। और अब बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर। आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया राउज एवेन्यू कोर्ट से एक बार फिर उन्हें झटका लगा है। मनीष सिसोदिया की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 6 जुलाई तक बढ़ाई। दिल्ली शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पिछले साल हुई थी। मनीष सिसोदिया की रद्द हो चुकी दिल्ली शराब नीति मामले में आरोपी हैं। केंद्रीय एजेंसियों के जरिए इस मामले की जांच की जा रही है। तो मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली है। मनीष सिसोदिया को अब एक और झटका इसे कहा जा सकता है। दिल्ली शराब नीति मामले में पिछले साल गिरफ्तारी हुई थी और इस मामले में कोई राहत उन्हें नहीं मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट से एक बार फिर मनीष सिसोदिया को झटका, नहीं मिली राहत मनीष सिसोदिया को। मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई। कोर्ट से कोई राहत मनीष सिसोदिया को नहीं मिली है और इस पूरे मामले में इसे एक और बड़ा झटका माना जा रहा है। तो मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली है, एक बड़ा झटका लगा है। आबकारी नीति मामले में एक बड़ा झटका, न्यायिक हिरासत उनकी बढ़ाई गई, एक बड़ा झटका इसे माना जा रहा है। मनीष सिसोदिया के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट से न्यायिक हिरासत 6 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। एक बड़ा झटका इसे कहा जा रहा है। कोई राहत मनीष सिसोदिया को नहीं मिली है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई थी और इस पूरे मामले में कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। एक बार फिर एक बड़ा झटका मनीष सिसोदिया को। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री ने पंजाब के होशियारपुर में चुनावी जनसभा की। साल 2024 लोकसभा चुनावों की ये रैली आखिरी रैली भी रही। आज शाम 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव प्रचार
बंद हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने होशियारपुर की धरती पर संत रविदास और गुरु गोविंद सिंह को नमन किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और इंडी वालों की स्वार्थ और वोट बैंक की राजनीति का ही नतीजा रहा कि बंटवारे से समय करतारपुर पे ये अपना दावा नहीं कर सके। ये वही लोग हैं जो राम मंदिर का विरोध करते हैं, सीएए का विरोध करते हैं, क्योंकि ये भ्रष्टाचारी हैं और कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। 60 साल तक कांग्रेस ने जो कारनामे किए हैं, भ्रष्टाचार की एक से बढ़कर एक वारदातें की हैं, ऐसा लगता है कांग्रेस ने भ्रष्टाचार में डबल पीएचडी कर ली है। और अब कांग्रेस के साथ एक और कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी भी जुड़ गई है। इतना ही नहीं, ये भयंकर झूठवादी पार्टी भी है। अब आप देखिए, यहां तो आमने सामने लड़ने का ड्रामा कर रहे हैं, दिल्ली में एक साथ चुनाव लड़ रहे थे और लोग भूले नहीं कि ये झूठवादी पार्टी, ये कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी की पहली सरकार कांग्रेस के समर्थन से दिल्ली में बनी थी। और इसलिए इन्होंने जो भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस है, उससे बराबर भ्रष्टाचार के पाठ पढ़ लिए हैं। कांग्रेस को तो भ्रष्टाचार में पीएचडी करते करते 60 साल लगे। ये तो जन्म से ही कट्टर भ्रष्टाचारी पैदा हुए हैं। ये लोग क्या क्या बातें करते थे। कहते थे पंजाब को नशा मुक्त करेंगे, और नशा मुक्त के इतने भाषण किए, पूरे पंजाब को बदनाम करने वाली उड़ता पंजाब फिल्में बनाई थी। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों और झूठवादियों ने नशे और शराब से कमाई के साधन बना लिए। शराब घोटाला पूरी दुनिया जानती है, अब तो नारी उत्पीड़न में भी ये नंबर 1 बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इनके नेता का कोई ठिकाना नहीं, नीति फर्जी और नियत में खोट है। ऐसे में कांग्रेस और इंडी वाले लोग संविधान की बातें करते हैं। आजकल देश के लोग इंडी गठबंधन वालों से संविधान की रट सुन रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने इमरजेंसी में संविधान का गला घोंट दिया था। जब 84 के दंगों में सिखों के गले में टायर बांधकर जलाया जा रहा था, तो इन्हें संविधान की नहीं सूझी। साथियों, मोदी ने एक संकल्प लिया है कि वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का आरक्षण किसी को भी छीनने नहीं देगा। प्रधानमंत्री सेना का अपमान और जनरल बिपिन रावत के लिए विपक्षी दलों द्वारा अपमानजनक शब्दों का भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ओआरओपी के नाम पर कांग्रेस ने देश को धोखा दिया था, सेनाओं को अत्याधुनिक हथियार तक उपलब्ध नहीं करवाए थे, तेजस जैसे प्रोजेक्ट रोके गए थे। लड़ाई होगी तो किसके साथ होगी, युद्ध होगा तो किसके साथ होगा, उसकी ताकत क्या है, उस हिसाब से हमारी की सेना को तैयार करना होता है। सिर्फ 26 जनवरी में परेड के लिए सेनाएं तैयार नहीं की जाती है, सेना लड़ाई के लिए तैयार की जाती है, दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए तैयार की जाती है, मां भारती की रक्षा के लिए तैयार की जाती है। लेकिन इन्होंने सेना को भी राजनीति का हथियार बना दिया है। इससे बड़ा पाप कोई नहीं कर सकता है। और मैं इंडिया अलायंस वालों को कह रहा हूं, मैं चुप बैठा हूं, इसका मतलब ये समझिए, गलती मत कीजिए मोदी को समझने की। अगर मोदी जिस दिन मुंह खोलेगा, तुम्हारी 7 पीढ़ी के पाप निकाल करके रख दूंगा।
आपको मोदी को जितनी गालियां दे दीजिए, लेकिन मेरे देश की सेना का अपमान ये मोदी नहीं सहन करेगा। अपने संबोधन में एक और महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री ने दोहराई। उन्होंने कहा कि अंतिम चरण 400 पार कराने के लिए निर्णायक है और ये ऐतिहासिक होगा जब लगातार तीसरी बार बहुमत की सरकार की केंद्र में वापसी होगी। सरकार बनते ही तीसरे टर्म में अगले 125 दिन में क्या होगा, सरकार क्या करेगी, सरकार कैसे करेगी, सरकार किसके लिए करेगी, सरकार कब तक करेगी, इसके रोड मैप पर काम कर लिया गया है। इसमें भी 25 दिन विशेष तौर पर युवाओं के लिए केंद्रित किए गए हैं। अगले 5 साल में कौन से बड़े निर्णय लेने हैं, इसकी भी रूपरेखा खींची जा चुकी है। और बीएम की पंजाब की जनसभा पर बात करने के लिए मौजूद हैं हमारे संवाददाता उर्मिलेश भट्ट। उर्मिलेश, आपके पास आना चाहेंगे। प्रधानमंत्री के अगर संबोधन को देखें तो तीखे हमले किए हैं प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों पर और कई बातों को लेकर आड़े हाथों लिया है। किस तरह से वहां के चुनावी रण में प्रधानमंत्री के इस प्रचार से धार मिलती हुई दिखाई दे रही है? जी रमा, बिल्कुल। जैसे कि आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का। ये लोकसभा 2024 का जो ये चुनाव प्रचार है, ये आज जो है शाम को 5 बजे बंद हो जाएगा। ऐसे में आज जो है प्रधानमंत्री ने जो होशियारपुर सीट है, इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में लोगों से वोट देने की अपील की है। और यहाँ पर जहाँ एक तरफ उन्होंने कांग्रेस पे प्रहार किया है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी को भी आड़े हाथ लिया है। रमा, जैसे कि आपने भी दर्शकों को बताया कि प्रधानमंत्री ने जहाँ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली में गठबंधन है, उस गठबंधन की बात की है। और वहीं उन्होंने कहा है कि ये जो है दिल्ली में गठबंधन करते हैं और पंजाब में ये अलग अलग चुनाव लड़ते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो उन्होंने जो है एक भ्रष्टाचार की बात भी की है कि एक बड़ी पार्टी से छोटी जो अभी जो उभरी हुई पार्टी है, उस पार्टी भ्रष्टाचार वाली पार्टी का जन्म हुआ है। उन्होंने तमाम जो पंजाब में जो मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे, उन मुद्दों पर भी जो है उन्होंने बात की है। तब चाहे वो नशे की बात हो, किसानों की जो है बिजली की बात हो, या फिर रोजगार की बात हो। इसके अलावा भी उन्होंने तमाम ऐसे मुद्दे उठाए जो यहाँ पर जुड़े हुए थे पंजाब से। और रमा, आज जो है यहाँ पर जो होशियारपुर सीट है, इसमें 16 मत जो उम्मीदवार है वो चुनावी मत जो है चुनावी उम्मीदवार जो है यहाँ मैदान में हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, शिरोमणि अकाली दल है, इसके अलावा 16 जो है कुल सब मिलाकर के 16 उम्मीदवार है। ऐसे में अगर मुकाबले की बात की जाए तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है और लगभग 16 लाख से अधिक जो यहाँ का मतदाता है वो जो है तय करेगा 1 जून को, और जिसका पता आपको और हमको और हमारे दर्शकों को 4 तारीख को पता चलेगा। बिल्कुल, उसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन उर्मिलेश, जिस तरह से वहां पर तमाम आम लोगों के मुद्दे हैं, जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं वो जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, उनको देखते हुए ये चुनाव कितना दिलचस्प हो गया, विशेषकर जब भ्रष्टाचार की बात आती है, महिला अपमान की बात आती है। क्या बड़ा फैक्टर ये जो मुद्दे हैं ये साबित हो रहे हैं इस चुनाव में? जी, निश्चित तौर से कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है और महिला सुरक्षा को लेकर एक बड़ा मुद्दा है। जब हम यहाँ पर जो है तमाम जो लोग जनसभा में आए थे, उन लोगों से हमने बात की है, यहाँ पर और भी लोगों से हमने बात की है, तो उनका कहना था कि यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ, सुरक्षा हुआ और विकास हुआ, ये यहाँ पर जो है मुख्य मुद्दे हैं। इन मुद्दों को लेकर के ही वो लोग वोट देंगे, चाहे वो देश का विकास हो या फिर पंजाब का विकास हो या फिर उसके अलावा जो है महिला सुरक्षा की बात हो। बिल्कुल, आपसे ये ऐसे में कहा जा सकता है कि यहाँ के जो मतदाताओं का जो मूड है वो कहीं ना कहीं देश के विकास को लेकर के है। बिल्कुल, और इसी से जुड़ा एक सवाल और बन जाता है उर्मिलेश, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरे देश में अगर विभिन्न हिस्सों में हम जाकर देखें तो जो चुनाव की शैली है, जो मतदाताओं का जो एक रुझान है वो बदला हुआ दिखाई देता है। जो परंपरागत पहले समीकरण हुआ करते थे या परंपरागत मुद्दे हुआ करते थे, बात वो कर रहे हैं उनसे आगे बढ़ के। लेकिन क्या वो जो परिपाटी है टूटती हुई नजर भी आ रही है?
जी रमा, बिल्कुल जैसे कि आपने भी दर्शकों को बताया और हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं कि पिछली बार तक जो तमाम जो मतदाता था वो कई खेमों में बटा रहता था। बिल्कुल, लेकिन पिछले जो है 2014 के और बाद अपने दर्शकों को सीधे ले चलेंगे हम बीजेपी की प्रेस वार्ता में। अर्थव्यवस्था मजबूत इसलिए सब में डिमांड पड़ रहा है, और एक खास बात जो होता है जिसको सर्विसेज सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में मापदंड के लिए है, उसको पीएमआई बोलते हैं। जो पीएमआई 50 से ऊपर होता है तो कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है। आपको आश्चर्य होगा, पुराने ज़माने में जब जो फ्रेजाइल सरकार की इकोनॉमी थी, जब यूपीए सरकार में, तो 50 आना ही मुश्किल होता था। अब तो यहाँ 60s में है, बहुत सर्विसेज सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग स्पेस। तो भारत के प्रधानमंत्री ने जो कोशिश नींव डाली है कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, वर्ल्ड क्लास जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स को यहाँ पर लेके आओ, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाओ, और जो है वाइट कॉलर और ब्लू कॉलर जॉब जितना क्रिएट कर सकते हैं, हमने 10 साल में ये चीज़ करके दिखाया है। अब दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां हिंदुस्तान की तरफ देख रही हैं कि हम FDI लेकर इंडिया में आएंगे, अब मैन्युफैक्चरिंग हब यहाँ करेंगे और यहीं से जो है एक्सपोर्ट करेंगे। तीनों चीज़ जो है, एक जो पूरा जो प्लान जो था उसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एग्जीक्यूट बहुत अच्छे से किया, और इसको ग्लोबल एजेंसीज ने एक्नॉलेज किया कि ये सही ट्रैक पे जा रही है और सही तरीके से जा रही है, और इसका जो है फायदा जो है देश की अर्थव्यवस्था को आने वाले सालों साल में मिलेगा। और जो विकसित भारत का जो संकल्प लिया प्रधानमंत्री जी ने, उसकी नींव जो डाली है, आज उसका जो है उसको जो बोलते हैं उसको टिक लगाने का काम जो भी ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज ने किया है। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आप देखिए GST कलेक्शन, वो आप हर बार हर महीने बढ़ता है, और उसके साथ साथ अगर आप देखिए कि कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो भी अच्छा होता है, और ख़ास के फीमेल वर्क पार्टिसिपेशन भी जो 6% से बढ़ गया है, वो अपने आप में एक अचीवमेंट है। आप देखिए जो इसमें पॉवर्टी में जो है, जो बोलते हैं पॉवर्टी जो है वो देश से कम हो रहा है, न्यू मिडिल क्लास बन रहा है, और वो भी रेटिंग एजेंसीज ने पहचाना कि न्यू मिडिल क्लास बन रहा है, मतलब बिलो द पॉवर्टी लाइन से 250 मिलियन पीपल, मतलब। तो बीजेपी की प्रेस वार्ता का आप प्रसारण देख रहे थे, जिसमें साफ तौर पर बताया गया कि किस तरह से जो लगातार है देश का विकास हो रहा है, केंद्र सरकार की नीतियां हैं आर्थिक विकास में, अर्थव्यवस्था की मजबूती में कितनी सहायक साबित हुई हैं, और किस तरह से ये जो निर्णय लिए गए हैं वो देशवासियों के हित में लिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने पूरे देश को अपना परिवार मानकर ये निर्णय लिए हैं, और वही सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास हासिल करते हुए देश जो है विकास कर रहा है, अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, और उसमें सबका विकास शामिल है। आगे बढ़ेंगे। कल ओडिशा के केंद्रपाड़ा की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल मन की बात में शामिल होने वाली कमला मोहराणा जी से मुलाकात की। कमला जी एक स्वयं सहायता समूह का हिस्सा हैं और कचरे से धन के साथ साथ महिला सशक्तिकरण पर भी काम करती हैं। तो कमला मोहराणा महिला सशक्तिकरण पर काम करती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे मुलाकात की और बेहद भावुक कर देने वाले ये दृश्य हैं, बेहद अपनत्व से, स्नेह से और भावनाओं से सराबोर ये दृश्य जब प्रधानमंत्री ने स्वयं उनसे मुलाकात की, और इससे जो हौसला बढ़ा है, जो एक तस्वीर निकल कर आई है महिला सशक्तिकरण की दिशा में, अपने आप में ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और प्रधानमंत्री ने स्वयं उनसे मिले, उनकी हौसला अफजाई की, और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने उनका सम्मान किया, उनसे बातचीत की, ये अपने आप में बेहद भावुक कर देने वाले दृश्य हैं महिला सशक्तिकरण की दिशा में। जिस तरह से प्रधानमंत्री की नीति और प्रधानमंत्री जिस तरह से मुलाकात कर रहे थे, बेहद भावुक पलों के साक्षी वो बने। आगे बढ़ते हैं। चुनाव के बीच S&P की रिपोर्ट आई, भारत का रेटिंग स्टेबल से पॉजिटिव हो गया है। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है जो कि अर्थव्यवस्था की मजबूती को दिखाती है, और किस तरह से जो केंद्र की नीतियां हैं वो आर्थिक सशक्तिकरण में एक मिसाल, मील का पत्थर साबित हो रही हैं, उसकी भी ये एक बानगी प्रस्तुत करती हैं। और अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे लोकसभा चुनाव के लिए आखिरी चरण के धुआंधार प्रचार की।
अंतिम चरण के लिए प्रचार का जो है आज अंतिम दिन है। आज 1 जून को 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान होना है और इसके लिए धुआंधार प्रचार। आखिरी चरण में कुल 904 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और अंतिम चरण के प्रचार का अंतिम दिन जिसमें सभी दल कर रहे हैं धुआंधार प्रचार, क्योंकि आज थम जाएगा लोकसभा चुनाव 2024 का प्रचार शाम को और उसके लिए सभी दल लगातार कर रहे हैं प्रचार। 1 जून को 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान होगा। प्रचार के अंतिम दिन सभी दलों के दिग्गज अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। कुल 904 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और अंतिम चरण के मतदान के लिए एनडीए और विपक्ष के नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के फर्स्ट टाइम वोटर्स को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में प्रधानमंत्री ने युवा मतदाताओं से मतदान करने की अपील की है। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो वाराणसी में 31,538 ऐसे मतदाता हैं जो पहली बार मतदान करेंगे। प्रधानमंत्री ने अपने पत्र में लिखा है, नमस्कार, भारत के प्रधान सेवक और आपके सांसद के रूप में आज मैं आपको पूरे गर्व और विश्वास के साथ लिख रहा हूं। आप आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं। मैं आपको बधाई देता हूं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का ये अवसर एक सौभाग्य है जो राष्ट्र निर्माण में आपकी भागीदारी का गवाह बनेगा, क्योंकि लोकतंत्र न केवल शासन का एक रूप है बल्कि हमारी स्वतंत्रता की आधारशिला भी है। पत्र के अंत में पीएम ने लिखा कि मैं चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने की आपकी प्रतिबद्धता के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। आइए हम सब मिलकर मतदान करें और एक मजबूत, विकसित और अधिक समावेशी भारत का निर्माण करें। तो प्रधानमंत्री ने पत्र लिखा फर्स्ट टाइम वोटर्स को। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होना है। आखिरी चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार भी जोरों शोरों से चल रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी ओडिशा के बालासोर पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर उनकी गठबंधन की सरकार बनती है तो वो ओडिशा की महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर कर उन्हें आर्थिक लाभ देने का काम करेंगे। तो धुआंधार प्रचार चल रहा है और जिस तरह से हमने बताया कि जो वोटर्स हैं उन्हें भी प्रोत्साहित करने का काम जो है लगातार चल रहा है। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में फर्स्ट टाइम वोटर्स को पत्र भी लिखा और ओडिशा के बालासोर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जिन्होंने जमकर प्रचार किया। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के 7वें एवं अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होगा। इसी दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपनी पत्नी के साथ वाराणसी पहुंचे और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चन किया। गृह मंत्री अमित शाह जो पहुंचे वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और पूजा अर्चन करते हुए, उनके ये दृश्य आप देख रहे हैं। उन्होंने पूजा अर्चना की काशी विश्वनाथ मंदिर में अपनी पत्नी के साथ। काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए गृह मंत्री अमित शाह अपनी पत्नी के साथ। ये दृश्य हैं गृह मंत्री अमित शाह काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए अपनी पत्नी के साथ वे पहुंचे। और वाराणसी से और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरिकेश, आपके पास आना चाहेंगे। बिल्कुल चुनाव की गहमा गहमी है और अंतिम जो प्रचार का अंतिम दिन है उसमें तो और ज़्यादा हो जाती है। इसी बीच प्रधानमंत्री ने जो पत्र लिखा है फर्स्ट टाइम वोटर्स को, वो कितना प्रोत्साहित करने वाला है, कितनी ऊर्जा भर रहा है नए वोटर्स में? देखिए, ऊर्जा तो पत्र जब मिला और आज मैं गया था उन युवाओं से जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनसे भी मैं मिला और मुझे उम्मीद है कि वो रिपोर्ट आप दिखाएंगी आगे। उनमें उन लोगों ने जो शहर को देखा है, चूँकि इस शहर के रहने वाले हैं, वो स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, पार्क में जाते हैं, तो उन लोगों ने शहर वो लगातार जो बच्चे थे जिनको फर्स्ट टाइम वोटर के तौर पे प्रधानमंत्री की चिट्ठी मिली है, एक अभिनंदन पत्र भी मिला है, 2 उनको मिला है, एक तो पत्र है और एक अभिनंदन पत्र है, तो उसको लेकर वो काफ़ी उत्साहित हैं। और उससे भी ज़्यादा जो उत्साह उनका दिख रहा है वो है
कि हम वो लोकतंत्र का जो ये महापर्व है उसमें हम भागीदारी करेंगे, अपना मतदान देंगे, और जो युवा है वो मानते हैं कि ये उनका कर्तव्य है, और इस कर्तव्य से ही जो लोकतंत्र के अधिकार एक नागरिक को मिलते हैं वो उन्हें मिलेंगे। तो उनका जो सीधा मानना है कि वाराणसी का जो विकास हो रहा है, जो शिक्षा में उनके लिए सोच रहा है, जो कर रहा है, इस तरह के नेता को या इस तरह के दल को वो मतदान करेंगे। काफी उत्साह है। और एक बात और बताऊं, उनसे ज्यादा या उनसे कमतर उत्साह उन कार्यकर्ताओं में भी नहीं है जो उनका पत्र जो प्रधानमंत्री जी ने यहाँ के सांसद ने लिखा है उनको उन युवाओं तक पहुंचा रहे हैं। रमा, एक बात और मैं आपसे शेयर करूंगा कि एक महिला मिली वहां पे जिनकी उम्र तो करीब 32-35 साल रही होगी, लेकिन उन्होंने भी कहा कि मैं पहली बार मतदान करूंगी, क्योंकि जब मैं अपने मायके में थी तो मैं नहीं दे पाई, फिर विवाह होकर इधर आई, चूंकि इधर उधर कई शहर बदलने पड़े, तो उनके में भी उतना ही उत्साह था जितना कि वो ये फर्स्ट टाइम वोटर्स थे उनके या वोटर्स हैं उनके करना चाहेंगे कि इस उत्साह को भुनाने के लिए जो विभिन्न दल हैं, इसे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए किस तरह से आज प्रचार के अंतिम दिन जोरदार प्रचार कर रहे हैं? देखिए रमा, पहले तो काशी को आप कह सकती हैं कि देश की आज के डेट में राजनीतिक राजधानी के रूप में दिखाई दे रही है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के या इनके घटक दल जो हैं उनके नेता यहां पर संख्या में दिखाई दे रहे हैं, इस गर्मी में, इस धूप में पसीना बहाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो जो दूसरे गठबंधन हैं जिसके प्रत्याशी कांग्रेस से अजय राय हैं, उनके पक्ष में भी वो देश के कोने कोने की नेता यहां पर आए हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो आप युवाओं के उत्साह की बात कर रही हैं, तो एक क्या जितने भी युवा थे उन सबों ने मुझसे यही कहा कि पहली बार किसी का पत्र मिला है मतदान करने के लिए, तो वो एक अलग तरह का इंपैक्ट उन युवाओं पर है जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उन पर है। लेकिन जो भी दल हैं, चाहे पक्ष के हों चाहे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी हो, वो लोग लगातार इस कोशिश में हैं कि जैसे आप महिला शक्ति की बात उर्मिलेश से कर रही थी, तो महिला शक्ति को अपनी तरफ करने के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री जब अपने पिछले दौरे में आए थे तो वो स्पेशली महिला शक्ति से संवाद करने के लिए आए थे और भारी संख्या में महिलाएं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के खेल मैदान में जुटी थी। तो जो प्रधानमंत्री कनेक्ट करते हैं, जैसे फर्स्ट टाइम वोटर्स को कनेक्ट किया, जैसे महिलाओं को कनेक्ट किया, उस तरह का तो अभी नहीं दिखाई दे रहा है विपक्ष के किसी नेता में कि इस तरह की कनेक्टिविटी वो मतदाताओं से कर पाए। रमा, बिल्कुल। इसी बीच ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो वहां पर मतदाताओं के जहन में हैं, चाहे महिलाएं हों चाहे युवा हों, और उन्हीं सब मुद्दों को सभी दल उठा भी रहे हैं, जो दिग्गज है वो प्रचार अभियान में उतरे हुए हैं। देखिए, पहले तो जैसा आप चर्चा कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, तो यहां पर महिलाएं महिला सुरक्षा की बात करती हैं। उसके बाद विकास की बात हो रही है, क्योंकि काशी में आप समझिए कि जो उत्पाद हैं यहाँ के, चाहे वो किसानों से जुड़े हुए हों, चाहे बुनकरों से जुड़े हुए हों, चाहे मीनाकारी की बात हो, चाहे खादी की बात हो, तो ये जितने चर्चा हम कर रहे हैं, इनमें जब आप अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों से बात करेंगी तो वो कहते हैं कि नहीं, हमारे सांसद जो बने हैं तब से हमारे जो उत्पाद हैं उनकी बिक्री में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। एक और चर्चा मैं करना चाहूंगा, धार्मिक पर्यटन की अब चर्चा होने लगी है। इस चुनाव में धार्मिक पर्यटन की चर्चा है, पर्यटन की चर्चा है, धार्मिक पर्यटन से और पर्यटन से इकोनॉमी की चर्चा है। तो जो प्रबुद्ध लोग हैं, चूंकि काशी प्रबुद्ध लोगों की नगरी है, यहाँ पर 4-4 विश्वविद्यालय हैं, तो जो युवा भी हैं, जो काशी के नागरिक हैं, वो सब प्रबुद्ध हैं और चर्चाएं जो है वो राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय दोनों की बात हो रही है। जहां इस तरह के उत्पादों के निर्यात की बात हो रही है, जीआई टैग की बात हो रही है, उसी तरह विदेशों में किस तरह से भारत का मान बढ़ा है उस पर भी चर्चा हो रही है। तो आप कह सकती हैं कि मुद्दे आर्थिक भी हैं, सामाजिक भी हैं, और इस तरह के मुद्दे हैं महिला सुरक्षा से जुड़े हुए कि योगी सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर को किस तरह से मेंटेन किया है, महिलाएं बाहर निकल सकती हैं, पहले निकलना मुश्किल था, ऐसा महिलाओं का ही करना। सब पर इसकी नजर है, आप भी नजर बनाए रखिए। हरिकेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश की बलिया लोकसभा सीट पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की वजह से काफी चर्चा में रहती है, जहां भाजपा ने चंद्रशेखर के बेटे और बलिया से 2 बार के सांसद नीरज शेखर को मैदान में उतारा है। वहीं समाजवादी पार्टी ने सनातन पांडे पर अपना भरोसा जताया है, जो 2019 का चुनाव मामूली अंतर से हार गए थे। क्या कहते हैं बलिया के इस बार के चुनावी समीकरण, देखिए ये खास रिपोर्ट। बागी बलिया, ये संबोधन ही काफी है बलिया का मिजाज समझने के लिए। बलिया महर्षि भृगु की धरती, मंगल पांडे, चित्तू पांडे जैसे क्रांतिकारियों की धरती ने 1942 में ही फिरंगियों को भगाकर आजाद सरकार का गठन कर दिया था। आजाद ख्याली और बेबाकी बलिया की मिट्टी में है, तो बलिया की पहचान पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से भी है। आजीवन समाजवाद का झंडा बुलंद रखने वाले चंद्रशेखर के पुत्र नीरज शेखर लोकसभा चुनाव में भाजपा का झंडा थामे चुनावी मैदान में हैं। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के निधन के बाद 2007 उपचुनाव और 2009 लोकसभा चुनाव में नीरज शेखर ने समाजवादी पार्टी के झंडे तले संसद में बलिया का प्रतिनिधित्व किया। नीरज शेखर 2014 से समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रहे और सपा छोड़ने के बाद भाजपा ने भी इन्हें राज्यसभा भेजा। विकास और विरासत के मंत्र के साथ नीरज शेखर भाजपा के जनाधार और परिवार की विरासत के दम पर मैदान में खम ठोंक रहे हैं। पूरा भरोसा है कि जो 400 पार का माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है उसमें बलिया भी होगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। और पिछले 17 साल से मैं यहाँ पर हूँ, चाहे पिताजी के नाम पे यूनिवर्सिटी हो, स्पोर्ट्स कॉलेज हो, पुल हो, जहाँ भी रहा, मैं जिस पार्टी में रहा, मैंने हमेशा प्रयास किया कि इस क्षेत्र का विकास हो। सब स्टेशन बना यहाँ पे पावर का, सड़कें, हर क्षेत्र में हमने प्रयास किया कि काम हो। यहाँ पे कई काम, तहसील बनी कासिमाबाद जो हमारे लोकसभा में, तो ये सारे काम किए हैं। और आगे भी, जैसा आपने सुना होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है और महाराज जी ने भी बोला है कि पूर्वांचल पे ध्यान दिया जाए। इंडिया गठबंधन ने समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता सनातन पांडे को मैदान में उतारा है। 2019 के चुनाव में सनातन पांडे भाजपा प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह को बड़ी कड़ी टक्कर दी थी और हार जीत का अंतर 16,000 से भी कम रहा। ब्राह्मण मतदाताओं की बहुलता और जातीय समीकरण के आधार पर समाजवादी पार्टी अपनी इस परंपरागत सीट को फिर से हासिल करने के लिए जी जान से जुटी हुई है। ये बागी बलिदानियों की धरती है। इस धरती के लोग जो है संकल्प ले चुके हैं कि हम 2019 का बदला लेंगे और गठबंधन के प्रत्याशी को चुनाव जिताने का काम करेंगे। ये चुनाव पूरा बलिया की जनता लड़ रही है। अब बलिया की पूरी जनता सनातन पांडे के साथ है। समाजवादी पार्टी को बलिया में लगातार झटका लग रहा है। समाजवादी पार्टी में कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री रहे नारद राय और पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह ने गत बुधवार को नीरज शेखर के समर्थन में आयोजित रैली में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में भाजपा की औपचारिक सदस्यता ग्रहण कर समाजवादी प्रत्याशी के भाग्य पर ग्रहण लगा दिया है। माननीय नेताजी में और अखिलेश यादव जी में जमीन आसमान का फर्क है। माननीय नेताजी ने जमीन से समाजवादी पार्टी को उठा करके आसमान पर पहुंचाने का काम किया। उत्तर प्रदेश के ही नहीं, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र तक समाजवादी पार्टी को फैलाने का काम किया था। फर्क यही है कि अब अखिलेश जी जो समाजवादी पार्टी नेताजी ने आसमान पर पहुंचाया था, उसको जमीन में गाड़ने का इंतजाम कर रहे हैं। बलिया लोकसभा सीट के तहत 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें से 3 सीटें बलिया जिले की हैं और 2 सीटें गाजीपुर जिले की हैं, जिसमें से 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है, तो 1 सीट भाजपा के पास और 1 सीट सुभाषपा के पास है। बलिया में अभी तक कुल 18 बार लोकसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने रिकॉर्ड 8 बार चुनाव जीता। इसके अलावा नीरज शेखर भी इस सीट से 2 बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद रहे हैं। भाजपा इस सीट पर पहली बार 2014 में जीतने में कामयाब हुई, तो 2019 में भी इस सीट पर भाजपा का कब्जा रहा। महर्षि भृगु की तपस्थली, 1857 की क्रांति के अग्रदूत मंगल पांडे की जन्मस्थली और शेरे बलिया चित्तू पांडे की क्रांति की स्थली बलिया की पहचान बागी बलिया से है। और इसकी राजनीतिक पहचान युवा तुर्क पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से है, जिनके रहते कभी यहाँ भगवा नहीं खिला, लेकिन अब उनके पुत्र हाथ में भगवा थामे यहाँ कमल खिलाने की फिराक में हैं। देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा यहाँ हैट्रिक लगाती है या फिर समाजवादी
अपने इस गढ़ पर दोबारा कब्जा कर पाते हैं। कैमरा पर्सन मोर मुकुट शर्मा के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, बलिया। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए प्रचार का अंतिम दिन है। एक तरफ जहां मौसम का तापमान बढ़ा है तो वहीं दूसरी ओर देश में राजनीतिक पारा भी हाई है। कुछ ऐसा ही बिहार की राजनीति में बाकी बची हुई सीटों पर सियासी कुश्ती का भी आलम है। देखिए हमारे संवाददाता कुमार आलोक के साथ नीतीश सरकार के मंत्री और जदयू नेता श्रवण कुमार के साथ खास बातचीत। नीतीश कुमार की कर्मस्थली नालंदा और नालंदा की पहचान बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार जी से है, जो लगातार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और यहाँ से सांसद कौशलेंद्र कुमार सिंह यहाँ से इस बार भी उम्मीदवार हैं, लेकिन सारा कमान श्रवण कुमार जी संभाल रहे हैं। सर, इस बार लड़ाई कैसी है? संदीप सौरभ जेएनयू के जो माले से खड़े हैं, मुकाबला क्या है सर यहाँ पे नालंदा में? लड़ाई यहाँ कुछ नहीं है। तो सारा काम बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जी ने कर दिखाया है। वो गरीबों को कहते हैं कि राशन चाहिए तो राशन दे रहे हैं, गरीबों का घर चाहिए तो घर दे रहे हैं, गरीबों को ज़मीन चाहिए तो हम ज़मीन दे रहे हैं, गरीबों को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए जीविका की दीदियों के माध्यम से हम गरीबों को आगे बढ़ा रहे हैं। हम आज उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई और उनकी दवाई और उनके सारा इंतजाम कर रहे हैं जो गरीब लोग हैं। लोजपा एक दूसरे का सपोर्ट नहीं कर रही, कितनी सच्चाई इसमें है? बिहार की सरकार और भारत सरकार ने जो काम किया है वो काम आज बोलता है गाँव में। आज काम के चलते आज इस गठबंधन को वोट मिल रहा है। उनको तो कौन वोट देगा? उनको कोई वोट देने वाला नहीं है। ये एंटी इंकम्बेंसी मोदी के खिलाफ नहीं है, नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं है, लेकिन स्थानीय उम्मीदवारों के खिलाफ है। वो तो रहेगा। जब अपेक्षा हमसे है, हमने काम किया है, तो जो बाकी चीज़ बचा हुआ है वो तो हमसे ही अपेक्षा रहेगी और उस अपेक्षा पर आगे हम लोग पूरा तरह से खरे उतरेंगे। और जो भी काम बचा हुआ है बिहार में, चाहे दिल्ली की सरकार से हो चाहे राज्य सरकार से हो, हम हर हालत में उसको पूरा करेंगे। और 2025 का जो विधानसभा का चुनाव आने वाला है, उससे पहले जो भी जनता का सवाल है उन सवालों का हल निकालेंगे। आने वाला जो नेतृत्व है वो आपको सौंप रहे हैं और नीतीश कुमार के जो सुपुत्र हैं उनको भी सॉफ्ट लॉन्चिंग किया जा रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है सर? देखिए, ये सब नेतृत्व के ऊपर है, कौन कहाँ क्या किनको क्या जवाबदेही मिलेगी। नीतीश कुमार जी जब तक हैं, हम लोग कोई जवाबदेही नहीं भी मिलेगी तो नीतीश कुमार जी हम लोग के सर्वमान्य नेता हैं और नीतीश कुमार जी का जो भी काम है उसको हम लोग जन जन तक, लोगों तक, गांव-गांव तक, घर घर तक पहुंचाने के लिए जो भी हम लोग के पास क्षमता है उसका पूरा इस्तेमाल करेंगे। श्रवण कुमार जी, जिनका कहना है कि नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता है और उनका जो भी आदेश होगा हम उसका पालन करेंगे। कैमरामैन ललित के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज़, नालंदा। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के लिए भाजपा के स्टार प्रचारक अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। उत्तराखंड की हम अगर बात करते हैं तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और भाजपा के स्टार प्रचारक पुष्कर सिंह धामी ने शिमला में विजय संकल्प यात्रा में शामिल होकर लोगों को संबोधित किया। अपने संबोधन में पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आम जनता का सहयोग है। हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा सीटें भाजपा बड़े अंतर से जीतेगी और पुराना इतिहास दोहराएगी। हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से जीतेगी, पुराना इतिहास दोहराएगी। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है। हिमाचल के लोग भी आगे आ रहे हैं। 1 जून को भारी संख्या में निकलकर मतदान करेंगे और ऐतिहासिक जीत दिलाएंगे। और मीटर प्राइम में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। किसानों को जारी रहेगी 6,000 रुपए की सम्मान निधि। यह है मोदी की गारंटी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है मिड डे प्राइम में। और अब बात करेंगे ओडिशा के पुरी में हुए हादसे की। ओडिशा के पुरी में बुधवार देर रात दर्दनाक हादसा हो गया। भगवान जगन्नाथ की चंदन यात्रा के दौरान पटाखे जलाने की घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 30 लोगों के घायल होने की खबर है, जिनमें 4 की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों को भुवनेश्वर और कटक में भर्ती कराया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक दुर्घटना के समय सैकड़ों लोग अनुष्ठान देखने के लिए नरेंद्र पुष्करणी सरोवर के तट पर इकट्ठा हुए थे। इसी दौरान कुछ श्रद्धालु आतिशबाजी कर रहे थे, तभी एक चिंगारी पटाखों के ढेर पर गिरी और उसमें धमाका हो गया।
प्रदेश के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने घटना पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इलाज का खर्च मुख्यमंत्री राहत कोष से वहन किया जाएगा। वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट किया कि पूरी चंदन यात्रा के दौरान नरेंद्र पुष्करणी देवी घाट पर हुई दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में कई लोगों के घायल होने की खबर सुनकर दुख हुआ। प्रभु से कामना है कि जो लोग उपचाराधीन हैं वे जल्द स्वस्थ होकर घर लौटें। और ओडिशा के इस हादसे पर सभी ने दुख व्यक्त किया है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। और ज़्यादा जानकारी के लिए ओडिशा से हमारे संवाददाता सोमेश पटेल जुड़े हुए हैं। सोमेश, क्या कुछ जानकारी और मिल रही है अब इस पूरे हादसे में जो घायल हैं उनके बारे में, किस तरह से उनका उपचार हो रहा है और कितनी बड़ी इसे एक लापरवाही भी कही जा सकती है? सबसे पहले मैं आपको पूरी घटना के बारे में बताऊं। उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर आए हुए थे और चंदन यात्रा के समय ये विकट हादसा हुआ है। इस हादसे में करीबन 35 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जब वहां पर चंदन यात्रा के समय आतिशबाजी हो रही थी, आतिशबाजी होने के कारण सैकड़ों लोग वहां पर उसकी चपेट में आकर कहीं न कहीं कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां पर जो सरोवर था उसमें लोग कूद गए। स्थानीय प्रशासन को सूचना मिलने पर स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा। 108 की टीम मौके पर पहुंची, बचाव की टीम मौके पर पहुंची। तो जो वहां पर जो घायल लोग थे उन्हें बेहतर उपचार के लिए वहां के आसपास अस्पतालों में ले जाया गया। भुवनेश्वर के अस्पताल में लाया गया है, पुरी के अस्पताल में लाया गया है, एम्स के अस्पताल में लाया गया है। तो जो गंभीर रूप से जिसमें घायल है, करीबन 10 से ज्यादा इस हादसे में गंभीर रूप से घायल है। 35 से ज्यादा लोग उस यात्रा में शामिल थे और जो जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने के लिए यहाँ पर करीबन लाखों से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। तो कहीं न कहीं ये जो दर्दनाक हादसा देखने को मिला, इस हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है और 12 से ज्यादा लोगों की अभी गंभीर स्थिति बनी हुई है। जो यहाँ के उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री उन्होंने इस घटना को दुख बताया है। और दूसरी तरफ जब ये हादसा हुआ है तो इस समय यहाँ पर लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव चल रहा है। तो कहीं न कहीं जो विपक्षी जो दल के नेता हैं उन्होंने स्थानीय प्रशासन पर आरोप लगाया है कि इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई। जी बिल्कुल, इसी बारे में सोमेश आपसे और ज़्यादा जानना चाहेंगे कि आप नज़र बनाए रखिए कि किस तरह से आगे जो घायल हैं उनका जो उपचार है वो किस तरह से हो रहा है और जो जवाबदेही है वो जो लोग हैं किस तरह से तय की जा रही हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। सोमेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे दिल्ली में पानी की किल्लत की। तो भीषण गर्मी के बीच दिल्ली जल संकट से जूझ रही है। कई इलाकों में हाहाकार मचा हुआ है। गीता कॉलोनी क्षेत्र से ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है जिसमें बच्चे, बुजुर्ग, जवान सभी अपने घरों से खाली बर्तन लेकर पानी भरने के लिए टैंकर पर टूट पड़े हैं। एक और देश की राजधानी दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पानी के लिए मारामारी देखी जा रही है। ये वीडियो में एक स्थानीय महिला का कहना है कि यहाँ पानी के लिए जंग हो रही है। कभी भीड़ में किसी महिला के साथ छेड़छाड़ होती है तो कहीं झीना झपटी और लोग पानी के लिए धक्का मुक्की करते हुए लड़ाई करने के लिए उतारू हो जाते हैं। एक अन्य वीडियो में नई दिल्ली क्षेत्र का जो है वो दृश्य दिखाया गया है। ये वीडियो वायरल हो रहा है। नई दिल्ली, जहां से खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विधायक है, यहाँ टैंकरों के आते ही लोग पानी भरने के लिए टैंकर के पीछे भागते हुए नजर आए और जब भीड़ के बीच धक्का मुक्की हुई तो लोग टैंकरों पर चढ़ गए। जल संकट से परेशान कई महिलाएं दिल्ली सरकार और केजरीवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रही हैं। महिलाओं का कहना है कि कई बार शिकायत देने के बावजूद सुनवाई नहीं हुई है। और इस बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए 4,000 की आबादी है, आधा टैंकर आता है जबकि 2 टैंकर रोज आना चाहिए सुबह शाम जब पानी की भरपाई होगी। जिसके पास कमाई नहीं है वो बर्मे का भी पानी पीते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। एक ही टैंकर आती है, उसमें भी इतनी भीड़ होती है, बहुत ज्यादा ही भीड़ होती है।
मार काट सब इसी में होती है, छीन छोड़ सारी इसी में काम हो जाती है सबकी। अब की समस्या हमारी पानी की ज्यादा हुई है, कभी नहीं हुई है। हम पानी के लिए बूंद बूंद के लिए तड़प रहे। हम किसी बच्चे को, बेटी भी कहती है आने के लिए छुट्टियों में, हम वो भी नहीं बुलाएंगे क्योंकि पानी नहीं है। बहू है वो अपने पीहर में भेज दी है, पानी नहीं है। 4000 से कम से ऊपर की आबादी है और टैंकर आता है एक, वो भी पहले जाता है रैन बसेरा, आधा टैंकर वहाँ खाली हो जाता है, उसके बाद बचा हुआ यहाँ आता है। और डेली की यहाँ मार है, कितनी बार तो लड़ाई हो गई, सर फूट गया कितनों का। तो पानी की किल्लत से लगातार जूझ रहे हैं लोग और परेशान भी हो रहे हैं। इस बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ओपी यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओपी यादव, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे क्या वजह है इतनी बड़ी पानी की किल्लत देश की राजधानी में, क्या कुछ कहना है लोगों का? लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण और 7वें चरण के दौरान एक और जहां सियासी पारा अपने चरम पर है, वहीं लू के तेज थपेड़े और भीषण गर्मी के चलते उत्तर भारत सहित देश की राजधानी दिल्ली का भी हाल बेहाल है। दिल्ली में एक और जहां भीषण गर्मी पड़ रही है, वहीं दूसरी ओर पानी की किल्लत के चलते हाहाकार मचा हुआ है देश की राजधानी दिल्ली में। दिल्ली सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है, लेकिन लोगों को पानी की किल्लत के चलते न केवल परेशानी हो रही है बल्कि दोनों वक्त लोग आपस में झगड़ते और लड़ते दिखाई दे रहे हैं। और पानी के जो टैंकर है उनका माफिया कमाई करने पे लगा हुआ, तो निश्चित तौर पर ये हालात बेहद चिंतनीय है। और इसी के बारे में हमने जब पड़ताल की तो पता चला कि दिल्ली सरकार ने बीते 3 महीने पहले इस पर बैठक की जानी चाहिए, लेकिन बैठक नहीं की। दिल्ली में पानी की जो समस्या है उसके निजात दिलाने के लिए हरियाणा और उत्तर प्रदेश 2 राज्यों से पानी की आपूर्ति होती है। मुनक नहर हरियाणा की और दिल्ली की जो यूपी की मुरादनगर से गंग नहर है, लेकिन दोनों नहरों से संबंधित जो अधिकारी हैं उनके साथ कभी दिल्ली सरकार ने ना कोई बैठक की, ना कोई आपात चिंतन मनन और अन्य तरह की जो समस्याएं सुलझाने के लिए बातें की जाती हो की। निश्चित तौर पर यह दिल्ली देश की राजधानी है और राजधानी में जिस तरह से मास्टर प्लान 2021 बना उसमें 60 गैलन प्रति व्यक्ति पानी मिलना चाहिए, लेकिन यह कहीं भी पूरा होता दिख नहीं रहा। 2041 की बात करें तो दिल्ली सरकार लगातार दावे करती रही कि हमें 584 MGD पानी अतिरिक्त चाहिए और उसकी हम लगातार व्यवस्था करें, लेकिन आज जो स्थिति है उससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि दिल्ली सरकार ने सिर्फ बातें की है, काम नहीं हुआ। और यही वजह है कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने कल न केवल मुख्य सचिव को बुलाकर निर्देश दिए बल्कि कई तरह के पानी की आपूर्ति के लिए निर्देश भी दिए। ओपी, आपसे यही जानना चाहेंगे कि सभी सहूलियत की बात की जाती है लेकिन जो नज़ारा है वो सामने नजर आता है, क्या इसकी एक बड़ी वजह, क्योंकि आपने पानी माफिया की बात की है, भ्रष्टाचार को कितना बड़ा ये प्रोत्साहन ये जो दिल्ली सरकार की अनदेखी है वो देती हुई दिखाई दे रही है? अगर बात करें दिल्ली में 15,883 किलोमीटर तक पाइपलाइन बिछी हुई है, लेकिन जमीनी स्तर पर अगर जब इसकी पड़ताल की जाती है तो ये पाइपलाइन या तो फूटी हुई है, टूटी हुई है, पुरानी है या जर्जर स्थिति में, या इसमें पानी आ ही नहीं रहा। और यही वजह है कि इस पानी की आपूर्ति नहीं होने के चलते लोगों को न केवल अपने स्तर पर पानी की आपूर्ति करनी पड़ती है या टैंकर माफिया पर निर्भर रहना पड़ता है। और टैंकर माफिया दिल्ली में इतना हावी है कि जल बोर्ड से उनकी लगातार सांठगांठ बनी रहती है और जिस जगह पर पानी की आपूर्ति नहीं होती है वो दुगने दामों पर न केवल पानी बेचते हैं बल्कि लोगों के साथ संघर्ष की स्थिति भी यहाँ अक्सर देखने को मिलती है। दिल्ली सरकार से बार-बार विषय पर अनदेखी का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। नहीं निकला। बहुत शुक्रिया ओपी यादव तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मौसम की। देश भर में ज्यादा से ज्यादा ऐसे राज्य हैं जहां पारा 40 डिग्री के ऊपर है। भीषण गर्मी और हीट वेव से लोग झुलस रहे हैं और अभी भी उन्हें राहत की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। अलग अलग राज्यों के कई शहरों में पारा 40 से लेकर 50 डिग्री तक पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कल यानी 29 मई को अधिकतम तापमान 48.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो देश में अब तक का सबसे अधिक तापमान है। यूपी के अन्य शहरों की बात करें तो फुर्सतगंज में तापमान 47.2 डिग्री सेल्सियस, सुल्तानपुर में 46 डिग्री और वाराणसी के बाबतपुर में 47.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं कर्नाटक के करवार और बिहार के गया में पारा 47 डिग्री से भी ज्यादा बढ़ गया। ठंडे तापमान के लिए जाने जाने वाले हिमाचल प्रदेश के कुछ शहरों में गर्मी कहर बरपा रही है। हिमाचल के सोलन में अब तक का सबसे अधिक तापमान 38 डिग्री और ऊना में 46 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान के कुछ हिस्सों, बिहार, झारखंड और ओडिशा में हीट वेव का रेड अलर्ट है। वहीं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, जम्मू संभाग, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट है। तो गर्मी ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जयपुर मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटों में उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में तापमान में गिरावट आई है। इसके अलावा अगले 48 घंटों के दौरान तापमान में और अधिक गिरावट आने की संभावना है।
वहीं 1 जून तक तापमान 45 डिग्री या उससे कम दर्ज होने का अनुमान है। हीट वेव और सीवियर हीट वेव का जो दौर है वो पिछले 24 घंटों में खासकर उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के भागों में ही रिपोर्ट हुआ है। अगले 48 घंटों में अधिकतम तापमान में और 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। 1 जून तक राजस्थान के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री या इससे नीचे रिपोर्ट होंगे, यानी कि हीट वेव का जो दौर फिलहाल राजस्थान में कई दिनों से बना हुआ है, इससे 1 जून से राहत मिलने की प्रबल संभावना है। एक नया पश्चिमी विक्षोभ भी अगले 24 से 48 घंटों में सक्रिय होने की संभावना है। इसके असर से राजस्थान के जो उत्तरी भाग हैं, खासकर शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर संभाग, भरतपुर और जो बीकानेर डिवीज़न के कुछ इलाके हैं, इनमें 31 मई को दोपहर बाद कुछ स्थानों पर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है। और जयपुर से हमारे संवाददाता विकास सोनी जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। विकास, वैसे तो जो गर्मी है वो चिंता का विषय बनी हुई है देश भर में, लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग ने तापमान कुछ कम होने की बात कही है, राहत देती नजर आती है। जी रमा, प्रदेश में तेज गर्मी का सितम लगातार जारी है। गर्मी का सितम इस कदर जारी है कि प्रदेश के अधिकांश शहरों का तापमान सुबह 8 बजे 35 डिग्री के पार पहुंच जाता है और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है 12-1 बजे के आसपास अधिकांश शहरों का तापमान 45 डिग्री को पार कर जाता है। अगर मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटों तक इस गर्मी से कोई राहत नहीं मिलेगी। 31 मई के बाद में राजस्थान में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। उस पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बारिश होगी, उससे कहीं ना कहीं तापमान में जो बढ़ोतरी हो रही है उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगेगी। दिन में तो राहत नहीं है, लेकिन रात को भी राहत नहीं है। रात का भी जो तापमान है वो 36 डिग्री के पार चला जाता है। ऐसे में राजस्थान की जनता इंतजार कर रही है उस सुबह का, जो सुबह उनको ठंडक और शीतलता का एहसास कराए। जो आम जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका है, वो बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि राजस्थान कब राहत स्थान में तब्दील होगा। बिल्कुल, उस सुबह का इंतजार देश भर के सभी ऐसे इलाकों में है जो गर्मी का कहर झेल रहे हैं। जयपुर से बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ। और अब हम नजर डालेंगे अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। दक्षिण पश्चिम मानसून केरल में प्रवेश कर चुका है। केरल के कोट्टयम जिले के कई हिस्सों में बारिश हुई। इसके साथ ही मानसून पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में आगे बढ़ रहा है। तो ये मानसून की खबर है जिसने केरल में दस्तक दे दी है। पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश भागों में मानसून आगे बढ़ा, भारतीय मौसम विभाग का ये कहना है। और केरल के कोट्टयम जिले में बारिश हुई है, तो केरल में मानसून ने दस्तक दे दी है। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चुनाव अभियान के समापन पर आज से 1 जून तक कन्याकुमारी का दौरा करेंगे। पीएम कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल का दौरा करेंगे और 30 मई की शाम से 1 जून की शाम तक ध्यान मंडपम में उसी स्थान पर दिन रात ध्यान करेंगे जिस जगह पर स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया था। आपको बता दें, कन्याकुमारी वही स्थान है जहां स्वामी विवेकानंद को भारत माता के दर्शन हुए थे। कहते हैं कि जिस तरह से सारनाथ गौतम बुद्ध के जीवन में विशेष स्थान रखता है, वैसे ही ये रॉक स्वामी विवेकानंद के जीवन में भी, रॉक मेमोरियल जीवन में इसका उनका खास महत्व रखती है। स्वामी विवेकानंद देश भर में घूमने के बाद यहीं पहुंचे और 3 दिनों तक की तपस्या की उन्होंने और विकसित भारत का सपना देखा। उसी स्थान पर ध्यान करना स्वामी जी के विकसित भारत के दृष्टिकोण को जीवन में लाने के लिए पीएम मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके अलावा देवी पार्वती भी इसी स्थान पर एक पैर पर खड़े होकर भगवान शिव की प्रतीक्षा करती रहीं। ये भारत का सबसे दक्षिणी छोर है। इसके अलावा ये वो स्थान है जहां भारत की पूर्वी और पश्चिमी तटरेखाएं मिलती हैं। ये हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का मिलन बिंदु भी है। पीएम मोदी कन्याकुमारी जाकर राष्ट्रीय एकता का संकेत दे रहे हैं। ये तमिलनाडु के प्रति प्रधानमंत्री की गहरी प्रतिबद्धता और प्रेम को भी दर्शाता है कि वे चुनाव खत्म होने के बाद भी राज्य का दौरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार के अंत में आध्यात्मिक यात्राएं करने के लिए जाने जाते हैं।
इसी कड़ी में पीएम मोदी 30 मई को कन्याकुमारी जाएंगे और 1 जून तक वहीं रहेंगे। 2019 में पीएम ने केदारनाथ का दौरा किया था और उससे पहले 2014 में उन्होंने शिवाजी के प्रतापगढ़ का दौरा किया था। आगे बढ़ते हैं। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शशि थरूर के निजी सहायक की गिरफ्तारी से सियासत गर्मा गई है। शशि थरूर के पीए शिव कुमार को कस्टम अधिकारियों ने बुधवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी में कथित संलिप्तता के कारण हिरासत में ले लिया था। इस खबर को भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एक्स पर साझा किया। राजीव चंद्रशेखर ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ते हुए शशि थरूर ने उसे अपना पूर्व कर्मचारी बताया। साथ ही ये भी कहा कि वो किसी गलत काम को प्रश्रय नहीं देते हैं और जांच में पूरा सहयोग करेंगे। दरअसल कस्टम विभाग की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि बैंकॉक से उड़ान संख्या TG323 से 29 मई को आए एक भारतीय नागरिक पर शक के आधार पर सोने की तस्करी का मामला दर्ज किया गया। आगे जांच में पता चला कि तस्करी में एक और व्यक्ति का हाथ है जो हवाई अड्डे पर उस यात्री से सोना लेने के लिए आया था। उस व्यक्ति के पास से 500 ग्राम की सोने की चेन बरामद की गई जो उसे बैंकॉक से आए यात्री ने अराइवल हॉल में दी। इस सोने का मूल्य 35 लाख रुपए से ज्यादा बताया जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले मिड डे प्राइम में लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए DD न्यूज। 70 साल से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज। ये है मोदी की गारंटी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर की रेगुलेटर IRDA ने हेल्थ इंश्योरेंस को आसान बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। IRDA ने कस्टमर्स को बड़ी राहत देते हुए इंश्योरेंस कंपनियों को निर्देश दिया है कि उन्हें कैशलेस इलाज को लेकर 1 घंटे के अंदर फैसला लेना होगा। साथ ही डिस्चार्ज रिक्वेस्ट मिलने के 3 घंटे के अंदर इंश्योरेंस कंपनियों को मंजूरी पर फैसला लेना होगा। IRDA ने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर कई बड़े बदलाव किए हैं। इंश्योरेंस सेक्टर की रेगुलेटर ने अपने 55 सर्कुलर वापस लेते हुए एक मास्टर सर्कुलर जारी किया है। इसमें सभी नियमों को एक ही जगह लाया गया है। इसमें सबसे बड़ा बदलाव क्लेम प्रक्रिया को लेकर किया गया है। मास्टर सर्कुलर के मुताबिक किसी भी मामले में पॉलिसी धारक को डिस्चार्ज के लिए अस्पताल में ज़्यादा देर इंतजार नहीं करना होगा। कंपनियों को हर हाल में 3 घंटे के अंदर मंजूरी देनी होगी। यदि इससे ज़्यादा देरी होती है तो अतिरिक्त खर्च का भुगतान बीमा कंपनी को करना होगा। अगर पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है तो बीमा कंपनी को जल्द से जल्द कागजी कार्रवाई पूरी करके क्लेम सेटलमेंट करना होगा ताकि परिजनों को शव तुरंत मिल सके। इसके साथ ही मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। राजस्थान। अलवर जिले में भारत निर्वाचन आयोग की एक टीम पहली बार एक अनोखे और महत्वपूर्ण मिशन पर है। आप आयो, बहुत खुशी हो गई। टीम का निर्णय काम मुस्तैदी से और बेहतरीन तरीके से हो। आगे रास्ता लंबा है पर टीम में गजब का जोश है। आज बढ़िया लगा। आप घर पाया तो अच्छा लगा मुझे। मिशन 85 साल से अधिक उम्र के और दिव्यांग नागरिक अपना वोट दे पाए। इनके दिन की शुरुआत SDM यानी सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के ऑफिस में सुबह सुबह हो जाती है। मतदाताओं के लिए बैलेट पेपर जारी किए जाते हैं। बैलेट बॉक्स चेक करके उन्हें बंद, लॉक और सील किया जाता है। टेम्पररी मोबाइल पोलिंग बूथ तैयार ताकि मतदान गुप्त रहे।